प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बात की थी और मैंने उसका परिचय देते हुए आपको ये बताया था कि मिल एक उपयोगितावादी विचारक है जिसने बैंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया था। हमने इससे पूर्व बैंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन पूर्व के वीडियो में किया है। आज हम यहाँ ये देखते हैं कि मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया। मिल ने उपयोगितावाद की जो मूल प्रस्तावना है उसको बनाए रखा, लेकिन फिर भी उस मूल प्रस्तावना में कई सारे उन्होंने संशोधन किए। उन्होंने कहा कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता, यानी मैं उस नौकर की तरह हूँ जो अपने स्वामी का, अपने मालिक का आदर तो करता है लेकिन उसकी हर बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह का नौकर या पीटर मैं हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके पीछे मूल कारण ये था कि बैंथम ने जहां उपयोगितावाद का आधार सुखवाद को माना और ये कहा कि सुख और दुख जो है वह मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, हम सुखों का मापन कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने फैलेसिफिक कैलकुलेशन विकसित की, जिसकी चर्चा मैंने बैंथम को पढ़ाते हुए जो वीडियो आपके लिए पोस्ट किए थे उसमें की है। तो मिल ने ये कहा कि नहीं, जो सुख और दुख होता है या जो खुशी है वह मात्रात्मक नहीं होती या ऐसी चीज नहीं होती जिसका मापन किया जा सके। इसके बनिस्पत जो सुख और दुख है वो गुणात्मक होते हैं। सुख और दुख ऐसी भावनाएं हैं जिनको महसूस किया जाता है और जिन जो गुणात्मक रूप में अच्छी या बुरी होती है। इसलिए मिल ने बैंथम के विपरीत उच्चतर और निम्नतर खुशियों के बीच में अंतर किया, यानी उसने ये माना कि ये कुछ खुशियां होती है जो दूसरी खुशियों के मुकाबले ज्यादा उच्च स्तर की होती है, और कुछ खुशियां होती है जो खुशी तो होती है लेकिन वो गुणात्मक रूप से निम्न स्तर की खुशी होती है। उनके मत में सुख के बीच में एक गुणात्मक भेद होता है, न कि मात्रात्मक भेद होता है। फेलिसिफिक कैलकुलेशन के द्वारा अजीबोगरीब खुशियों का वस्तुगत मापन संभव नहीं है, जैसा कि बैंथम कह रहा था। मिल के मत में मिल की ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। वह ये कहता है कि एक संतुष्ट शुक्र से एक असंतुष्ट सुकरात ज्यादा बेहतर है, एवं एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट अरस्तु होना बेहतर है। और यदि मूर्ख या सुअर अलग विचार के हैं तो इसलिए कि वे सिर्फ प्रश्न का अपना पहलू ही देखते हैं, दूसरे लोग तुलनात्मक रूप से दोनों ही पक्ष जानते हैं। इस उक्ति को समझने का प्रयास कीजिए कि मिल ये कहता है कि एक संतुष्ट शुक्र से असंतुष्ट सुकरात ज्यादा बेहतर है। कि एक एक सुअर यानी एक सुअर जो है, जो खा पी करके बिल्कुल संतुष्ट है, और वह भी खुश तो है। वो सुअर जो खा पी करके इधर उधर से अपना भोजन करके और ठंडे पेड़ की छांव में सोया हुआ है, वो भी खुश तो है। लेकिन उसके अपोजिट वो सुकरात जो ये कहता है कि आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई डोंट नो एनीथिंग, मैं केवल एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो ज्ञान की पिपासा है, ये स्वीकारोक्ति कि मैं कुछ नहीं जानता, वो इसलिए कि मुझे अभी बहुत जानना है, मुझे अभी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, अभी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो एक सुकरात जैसे ज्ञानवान व्यक्ति का ये कहना कि अभी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ जानना है, आई नो ओनली वन थिंग, मैं केवल एक बात जानता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने की जो पिपासा है, जो प्यास है, जो असंतोष है, जो उसे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ाता है, वह असंतोष, और उस असंतोष से युक्त सुकरात उस खाए पिए हुए सुअर जो आराम से सो रहा है उसकी अपेक्षा वो ज्यादा बेहतर है। एक एक मूर्ख जो किसी भी चीज से खा पी करके संतुष्ट हो जाता है, उस मूर्ख से वह असंतुष्ट अरस्तु ज्यादा बेहतर है, जो निरंतर शोध में लगा रहता है और जो निरंतर शोध के माध्यम से नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
वह ये कहता है मिल कि यदि मूर्ख या सुअर अलग विचार के हैं या वह इस विचार को स्वीकार नहीं करते, तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रश्न का अपना ही पहलू देखते हैं, वो स्वार्थी हैं, सेल्फिश है। एक मूर्ख, एक सुअर जो है वो केवल अपना हित देख रहे हैं, इसलिए वो अलग विचार के हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से दोनों ही पक्ष जानते हैं। जो दूसरे लोग देख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि सुकरात और अरस्तु जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान आ, केवल अपने लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, और उसमें जो खुशी है वो सुअर के और उस मूर्ख को मिलने वाली खुशी से बिल्कुल अलग है। तो अपने आप में वो सुअर या जो जो मूर्ख है, वो अपने आप में तो खुश हो सकता है, वह अपने आप में तो बहुत खुश नजर आ सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग जो देख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि उनकी तुलना में जो सुकरात और अरस्तु हैं, वो ज्यादा वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें ज्यादा आनंद है। मिल के अनुसार कविता, ड्रामा, संगीत, पेंटिंग इत्यादि मानव खुशी और चरित्र के अभिन्न अंग हैं। वे मानव संस्कृति के उपकरण हैं, इसलिए पुष्पिन और कविता के आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि बैंथम पढ़ाते समय मैंने ये कहा था कि बैंथम ये कहता है कि अगर पुष्पिन का खेल खेलने में और कविता पढ़ने में जो आनंद मिल रहा है, वह अगर मात्रात्मक रूप से समान है, तो दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। लेकिन मिल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा पुष्पिन के खेल में खेलने का आनंद एक अलग तरह का आनंद है, और कविता पढ़ने का आनंद, एक नाटक में भाग लेने का आनंद, एक ड्रामा प्ले करने का, मंच पर ड्रामा करने का आनंद, या एक संगीत में जो आनंद आता है, या एक अच्छी पेंटिंग बनाकर एक चित्रकार को जो आनंद आता है, वह मनुष्य की खुशी के एक अभिन्न अंग है। वह मानव संस्कृति के उपकरण है। इनसे जो आनंद आता है, वो आनंद बिल्कुल अलग तरह का आनंद होता है। वह बहुत उच्च कोटि का आनंद होता है, जिसकी तुलना हम किसी खेल से मिलने वाले आनंद से नहीं कर सकते हैं। मिल ने माना कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार तभी लागू हो सकता है जब खुशी और खुशहाली में अंतर किया जाए। खुशी अपने आप में एक एक आइडिया हो सकता है, लेकिन खुशहाली जो है वो एक कॉन्क्रीट शेप में जीवन में जब हमारे सामने आती है, तो वो खुशहाली है। खुशी और खुशहाली में अंतर है। अ, खुशी का मतलब, खुशी तो केवल एक आइडिया है कि खुश होना है, लेकिन खुशहाली एक प्रोसेस है जो हमारे जीवन में या हमारे जीवन में एक गुण के रूप में, एक क्वालिटी के रूप में हमारे साथ रहता है। मिल ने स्वतंत्रता के विचार को उपयोगितावाद के विचार का आधार बनाया कि इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मिल ये कहता है कि किसी भी मानवीय कार्य के तीन पहलू होते हैं। पहला, अनुमोदन करना या न करना। यानी हम हमारे सामने जब कोई विचार आता है, कोई कार्य आता है, या कोई वस्तु या घटना हमारे सामने जब आती है, तो हम नैतिक आधार पर किसी वस्तु, घटना, कार्य या मूल्यों को गलत या सही ठहराते हैं, और हम उस गलत या सही, नैतिक दृष्टि से गलत या सही के आधार पर उसका अनुमोदन करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये विचार आए कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो नैतिक रूप से हम ये देखते हैं कि ये नैतिक दृष्टि से अगर ये चीज गलत है, तो हम उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। अगर नैतिक दृष्टि से कोई कार्य सही है, तो ही हम उसका अनुमोदन करेंगे। तो ये किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसका उसका नैतिक तौर पर यह माप तोल करते हैं कि वह नैतिक दृष्टि से गलत है या सही है, और उसके बाद उसका या तो अनुमोदन करते हैं या उसको मना कर देते हैं। दूसरा, जब कोई वस्तु, घटना, व्यवहार या कार्य हमारे सामने आता है, तो हम सौंदर्य शास्त्रीय आधार पर, उस पक्ष की या उसकी सुंदरता के आधार पर किसी चीज की या तो प्रशंसा करते हैं या फिर हम उससे घृणा करने लगते हैं। यानी दिखने में, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई चीज हमें सुंदर लग रही है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई चीज हमें बदसूरत लग रही है, तो हम उसकी घृणा करते हैं। और फिर
हम तीसरी चीज़ ये करते हैं कि हम हमारे सामने जब कोई वस्तु, घटना या व्यवहार आता है, तो हम हमारे अंदर हमारे भीतर के भाव हमारे सामने आते हैं। या तो हमारे प्रेम और दया जैसे भाव जागृत होते हैं, या फिर किसी चीज़ से नापसंदगी हम अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह नैतिक दृष्टि से, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से हम किसी वस्तु को अच्छा या बुरा मान करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, ऐसा मिल मानता है। मिल अगली बात ये कहता है कि व्यक्तिगत आत्म विकास व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है, यानी हर व्यक्ति अपना आत्म विकास चाहता है, अपने सर्वोत्तम रूप को अभिव्यक्त करना चाहता है या उसको प्राप्त करना चाहता है। और इसी के अंतर्गत वो ये मानता है कि जो मनुष्य जो खुशी है या जो आनंद है, मानव खुशी या आनंद जो है, वह सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का एक अंग है। खुशी आंतरिक शक्ति की व्यक्ति द्वारा खोज है, यानी खुशी के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजते हैं। खुशी आजादी के सिद्धांत द्वारा नियमित मुक्त समाज में सबसे अच्छी तरह व्यक्त हो सकती है। वो ये कहता है कि ये जो खुशी का विचार है या जो आनंद है, वह वह तभी व्यक्त होगा जब हम अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को या अपनी आंतरिक योग्यताओं को या आंतरिक क्षमताओं को, जैसे आप आंतरिक शक्ति कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर ये गुण है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ या अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये जो मेरी आंतरिक शक्तियां हैं, उसकी खोज मैं निरंतर करता हूँ। और जब मुझे यह करने की आजादी हो, यानी मुझे अच्छा पढ़ने पढ़ाने की आज़ादी हो, मुझे लिखने की आज़ादी हो, मुझे अपने विचार अभिव्यक्ति करने की आज़ादी हो, और जब मुझे ये आज़ादी होगी और मैं अपने भीतर की इन इन क्षमताओं को समाज के सामने लेकर के आऊँगा, तब मुझे खुशी प्राप्त होगी, तब मुझे हैप्पीनेस प्राप्त होगी। इसलिए मिल ये कहता है अब अगर ये आज़ादी ना हो, मान लो राज्य, सरकार या समाज मेरे पढ़ने-पढ़ाने पर पाबंदी लगा दे कि नहीं, आप यही किताब पढ़ोगे, ये किताब मत पढ़ नहीं नहीं पढ़ सकते। आप इसी लेखक को पढ़ोगे, इस लेखक को नहीं पढ़ सकते। या मैं जो लिखता हूँ, उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि नहीं, आप यही लिखेंगे, ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो अगर ये पाबंदियाँ लगा दी जाए, तो क्या होगा कि मैं अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा। जब मैं अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होगा, जिसे हम कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे भीतर एक घुटन भरा माहौल हो जाएगा। और जब अगर वो आंतरिक घुटन हम महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम खुश नहीं हो सकते, तो फिर हम हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मिल ये कहता है कि अगर हमें आनंद को या हैप्पीनेस को, खुशी को प्राप्त करना है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें एक ओपन सोसाइटी बनानी होगी, एक खुले विचारों वाला समाज बनाना होगा, और उस खुले विचारों वाले समाज में हमें अभिव्यक्ति की हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, तब हम खुशी को प्राप्त कर सकेंगे। वह कहता है कि खुशी अपने आप में साध्य नहीं है, खुशी स्वयं में साध्य नहीं है, खुशी के जरिए हमें अन्य हमारा साध्य जो है, वो है हमारा विकास, आत्म-विकास, और हम अपने चरम विकास को तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब खुशी के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकें। सकारात्मक अर्थ में व्यक्तित्व विकास और खुशी के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जो मैंने अभी बात कही कि आपको अपने विकास के लिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने हैप्पीनेस के लिए ये ज़रूरी है कि आपको आज़ादी मिले, आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिले। अगर आपको गुलामी में रखा जाए, बेड़ियों में रखा जाए, तो आप अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकते। मिल ने व्यक्तिगत या सामाजिक हितों को समन्वित करने का प्रयास किया। व्यक्ति वह कार्य करता है जो सामाजिक हित में हो। सामाजिक भावनाएं व्यक्ति के मनोविज्ञान का हिस्सा है। यानी मिल ने हॉब्स की तरह या बैंथम की तरह यह मानने का प्रयास नहीं किया कि पूरी तरह व्यक्ति जो है स्वार्थी है और अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में ही सोचता है। उसने ये माना कि व्यक्ति आ, वह कार्य करता है अमूमन जो समाज के हित में होता है, जो व्यक्ति में एक सोशलाइजेशन का
का जो एक प्रक्रिया है वो स्वतः उसके भीतर चलती है, और वह जो है कम्युनिटी फीलिंग या जो उसमें एक सामाजिक सामुदायिक भावनाएं हैं, वो व्यक्ति के मनोविज्ञान का, उसकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। मैक्सी के इसलिए मैक्सी ये कहता है कि मिल्क की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बैंथम की धारणाओं का बहुत कम अंश रह गया है। वेपर कहता है कि मिल उपयोगितावाद की गई निंदाओं से बचने के लिए संपूर्ण उपयोगितावाद से विपरीत चला गया है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म जो बैंथम ने प्रतिपादित किया, वो यूटिलिटेरियनिज्म या वो उपयोगितावाद जो है वो हेडोनिज्म या सुखवाद की मूल धारणा पर आधारित था, और जिसमें ये कहा गया कि मनुष्य जो है वह मूल रूप से केवल और केवल सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। मिल ने इस बात को बहुत हद तक स्वीकार किया, लेकिन उसने ये कहा कि व्यक्ति केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही कार्य नहीं करता, वह समाज के हित के लिए भी कार्य करता है, और समाज के हित में ही अपनी व्यक्तिगत खुशी या आनंद को महसूस करता है। और दूसरी बात जो बैंथम ने कही कि सुख का मापन किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, उसके उसको उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इस बात से मिल ने बिल्कुल इनकार किया, और उसने कहा कि सुख जो है या आनंद जो है वह मात्रात्मक नहीं होता, बल्कि वह गुणात्मक होता है, वह क्वालिटेटिव होता है, वह गुणात्मक दृष्टि से उच्च या निम्न स्तर का होता है। और इसलिए हम गुणात्मक आधार पर ही किसी चीज को सुख या ज्यादा सुखवादी या दुखवादी कह सकते हैं। और इस तरीके से उसने जो उपयोगितावाद का जो मूल प्रस्तावना बेंथम ने दी थी, उसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल उलट दिया। और इसीलिए वेपर कहता है कि मिल जो है उपयोगितावाद की जो निंदा है, क्योंकि बेंथम के उपयोगितावाद में मैंने आपको बताया था कि मूल चीज यही है कि वह जब मात्रात्मकता की बात करता है तो वो ये स्वीकार कर लेता है कि साहब बहुत सारे लोग को का सुख जिसमें निहित है वह बात उपयोगी है, भले ही उसमें थोड़े लोगों को दुख प्राप्त हो रहा हो। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि ये जो थोड़े से लोग हैं उनको भी दुख क्यों प्राप्त हो, और वह क्या नैतिक दृष्टि से सही होगा? क्या बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, क्या वह हमेशा नैतिक दृष्टि से सही होता है या समाज के लिए उपयोगी होता है? ऐसा हर बार आवश्यक नहीं है कि जो बहुत बहुसंख्यक जो सोचते हैं, वह बहुसंख्यक जो कर रहे हैं वह सही हो, वह उचित हो, वह नैतिक दृष्टि से सही हो, वह समाज के लिए उपयोगी हो। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे मिलकर के एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि मान लो 15-20 बच्चे हैं जो युवा विद्यार्थी हैं कॉलेज के, और वो अगर कहीं उसको नुकसान किसी एक व्यक्ति को तंग कर रहे हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को तंग कर रहे हैं, तो दुखी तो वो एक व्यक्ति हो रहा है, बाकी उन बच्चों को तो खुश मिल रही है। तो बैंथम के उपयोगितावाद के आधार पे तो वो जो दुखी एक व्यक्ति हो रहा है और 15 युवा विद्यार्थी अगर खुश हो रहे हैं, तो ये उपयोगी कार्य है, क्योंकि संख्यात्मक दृष्टि से देखेंगे ना तो। लेकिन मिल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मिल ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। मिल ने कहा कि नैतिक दृष्टि से हमें ये देखना होगा कि उस एक व्यक्ति को परेशानी हो रही है, और वह उसको बूढ़े आदमी को परेशान करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए जो बहुसंख्यक 15 विद्यार्थी कर रहे हैं वो उचित नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मिल ने संख्यात्मक आधार पर जो सुखवाद या उपयोगितावाद का दृष्टिकोण बेंथम ने प्रतिपादित किया, उसको नैतिक आधार पर और गुणात्मक आधार पर उसको अस्वीकार कर दिया, और जो उपयोगितावाद का दृष्टिकोण है उसको गुणात्मक आधार पर प्रतिपादित करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।